व्यू 360 में। ब्रेस्ट कैंसर के बाद भी जीना मुमकिन है, एक बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून की कहानी। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को किसी बात की कमी महसूस हो, इसलिए मैं हिम्मत से चलती रही, अब भी इनकी वजह से चल रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर को 2 बार शिकस्त देने वाली अमेरिकी खातून से मुलाकात जो अब दूसरों की जिंदगी बचा रही हैं। और अमेरिका में मुसलमान डॉक्टरों की तंजीम जो बिला तफरीक नादार मरीजों की मदद करती है। अक्टूबर दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही का महीना है। इसी मौजू पे आज हम भी बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में लाहक होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। फेफड़ों का कैंसर पहले नंबर पे आता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल पूरी दुनिया में छाती के सरतान के 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। पाकिस्तान का शुमार एशिया के उन मुल्कों में होता है जहां ब्रेस्ट कैंसर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और मरीजों की उम्र निस्बतन कम है। मगरबी ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादातर मरीजों की उम्र 50 से 60 साल होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक तहकीक से पता चला है कि ज़्यादातर मरीजों की उम्र 40 से 50 साल है और 36% मरीजों की उम्र तो 40 से भी कम है। इनमें गैर शादीशुदा ख़वातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान में अमूमन ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस भी तब होती है जब मरीज़ स्टेज 2 या 3 तक पहुँच चुका होता है। स्टेज 1 पे जबकि इलाज ज़रा आसान हो सकता है, सिर्फ 10% केसेस ही सामने आते हैं। तो पाकिस्तान में कैंसर की देर से तशख़ीस की एक बड़ी वजह यह है कि ब्रेस्ट कैंसर से अभी भी बहुत से मनफी रवैये जुड़े हैं जिनके बायस ख़वातीन शर्म महसूस करती हैं और उनकी सेहत को भी आम तौर पर कम ही तरजीह दी जाती है। आइए मिलते हैं आज कराची की रेहाना एजाज से, जिन्होंने अपने बच्चों की खातिर इलाज कराया और आज एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनसे हमें मिलवा रही हैं सिद्रा डार। 58 बरस की रेहाना एजाज जामिया कराची में सिक्योरिटी सर्चर की जिम्मेदारी सरंजाम देती हैं। इन्हें काम करता देखें तो अंदाज़ा नहीं होता कि ये खुद कितने बड़े इम्तिहान से गुजर चुकी हैं। 10 बरस पहले की बात है जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये छाती के सरतान में मुब्तला हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें तवील और तकलीफ दे इलाज कराना होगा। मैं कहती मैं अपनी एक चीज़ क्यों निकलाऊँ, मौत और ज़िंदगी तो है, मैं ऑपरेशन नहीं करा रही। आखिरी वक्त तक मेरे मुँह पर यह था, लेकिन सिर्फ ये मैंने अब जो डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए कत्ल कर रही हो और नहीं करवाओगे ऑपरेशन, तो मैंने अपने 6 बच्चों के लिए ही किया। 6 की मुँह हुई थी मेरी, क्योंकि मेरा मर्ज बढ़ गया था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर रुफीना सुमरो ने किया था। उसके बाद फिर वो मुझे शुआएँ लगनी थी, तो शुआएँ भी मुझे ज़्यादा लगी हैं, यानी नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा मुझे शुआएँ 21 शुआएँ लगी थी मुझे। रेहाना बेवा हो चुकी थी जब उनमें कैंसर की तशख़ीस हुई। बच्चों से माँ भी न छिन जाए, इसी जज्बे ने उन्हें कैंसर से लड़ने की हिम्मत दी। क्या चीज़ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को किसी बात की कमी महसूस हो, इसलिए मैं हिम्मत से चलती रही, अब भी इनकी वजह से चल रही हूँ। मैंने ये कभी जाहिर नहीं किया अपने बच्चों से कि मुझे तुम्हारा अब्बू याद आता है या मैं तना हूँ। रेहाना कहती है कि कैंसर से ज़िंदगी की जंग जीतने में वो सिर्फ अद्वियात नहीं बल्कि अपनी मजबूत कुव्वते इरादी के सबब भी कामयाब हुई। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी कि मैं बिजी रहूं, और अगर मैं बिजी नहीं रहे और अगर मैं घर में रहती ना तो मैं बिस्तर में पड़ी हुई होती। कैंसर के जो मेरे पेशेंट है ना, मैं देख रही हूँ कि कैंसर के पेशेंट किस तरह से बिस्तर में पड़े हुए हैं, अपने आप को खुद हिम्मत नहीं दिलाते, पता नहीं क्यों। और मैं उन लोगों को कहती हूँ देखो मैं भी तो हूँ तुम लोगों के सामने। रेहाना आज भी अपनी सेहत में आने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली पर तवज्जो देती हैं ताकि कैंसर को दोबारा लौटने से रोक सके और अपने बच्चों और आगे उनके बच्चों के साथ भरपूर जिंदगी जी सके। रेहाना ने न सिर्फ जिंदगी की बाजी जीती बल्कि मिसाल बनी उन तमाम खवातीन के लिए जो सरतान जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ हैं, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसा मुहाज है जहां वही लड़ सकता है जो मायूसी, नाउमीदी और तकलीफ को शिकस्त दे सके। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। पाकिस्तान में अंदाज़न हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लाहक है। अमेरिका में हर 8 में से एक को। इस साल अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर के 3,30,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आने की तवक्को है, जबकि इस मर्ज़ के बायस 40,000 से ज़्यादा जानें चली जाएंगी। सादिया असद हमें इस वक्त मिलवा रही हैं एक ऐसी अमेरिकी खातून से जिसने एक नहीं 2 मरतबा ब्रेस्ट कैंसर को शिकस्त दी और फिर अपने जैसी कई खवातीन के लिए इलाज का सफ़र आसान बनाने का बीड़ा उठाया। उनकी इन्हीं कोशिशों को व्हाइट हाउस ने भी सराहा है। आइए मिलते हैं मार्शा ओकली से।
I was really scared, and that wasn't going to help me. ये सन 1986 की बात है जब 37 साला मार्शा ओकली ने अपनी सेहत में कुछ तब्दीली महसूस की और फिर डॉक्टर ने उन्हें वो खबर सुनाई जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। I was really scared. मैं बहुत डर गई थी। अपने 3 नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम गए। अब क्या होगा? सदमे और गैर यकीनी की कैफियत के बावजूद मार्शा ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। इस बारे में उस वक्त कोई भी बात नहीं करता था। मार्शा कहती हैं कि उन्होंने बस इतना ही सुन रखा था कि जो भी कीमो करवाता है आखिर इस जहान से गुजर ही जाता है। उस वक्त मालूमात तक रसाई भी नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं जानते थे और जो टेस्ट और थेरेपीज अब एक जगह दस्तयाब हैं, उनके लिए उस वक्त कई मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता था। वो कहती हैं कि इलाज उस वक्त तो महंगा था ही, आज भी हर किसी की पहुंच में नहीं है। औरतों की बड़ी तादाद हेल्थ इंश्योरेंस न होने की वजह से इलाज के बजाय अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी को ज्यादा अहमियत देती हैं। We were fully covered. मैं इस मामले में इसलिए खुशकिस्मत रही क्योंकि मेरे शौहर की वजह से हमें हेल्थ इंश्योरेंस की फुल कवरेज मिल रही थी। लेकिन मैंने सारे सफर में देखा कि खवातीन इलाज महंगा होने और इंश्योरेंस के मसाइल की वजह से जान से हाथ धो बैठती हैं। Having babies and minor things. इलाज का सब्र आजमा 1 साल गुजारने के बाद मार्शा ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ताहम 11 साल बाद ऐसा हुआ, लेकिन इस बार मार्शा का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। I just remember falling apart, just hysterically crying. मैं काम कर रह गई थी, मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। क्या मुझे हर कुछ बरसों बाद यही खबर सुनने को मिलेगी? क्या मैं कभी इस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सर्जरी के जरिए इस किस्से को ही खत्म कर दूंगी ताकि तीसरी बार ऐसा ना हो पाए। मार्शा ने 2 बार कैंसर को शिकस्त देने के बाद अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया और अपने शबरोज ऐसी खवातीन के लिए वक्फ कर दिए जो इस तकलीफ से गुजरती हैं। नर्स होने की वजह से उन्होंने कैंसर से मुतासरा खवातीन की ज़हनी कैफियत को समझते हुए रिहैब का काम शुरू कर दिया और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अमेरिका के सदूर ने भी उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। दुनिया भर की खवातीन को पैगाम देते हुए वो कहती हैं कि हिम्मत कभी न हारें। खवातीन खामोश ना रहें, आगे बढ़ें और इस बारे में बात करें। इलाज जितने जल्द शुरू होगा, मौत को शिकस्त देना उतना ही आसान होगा। माहिरीन सेहत कहते हैं कि इलाज के जदीद तरीके, इस बारे में आगही और इब्तदाई तशखीस आपकी जिंदगी बचा सकती है। सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, टिमोनियम, मैरीलैंड। ये थी कुछ बाहिम्मत खवातीन की कहानी। अब सवाल ये कि ब्रेस्ट कैंसर किसे हो सकता है, किसे नहीं, इसे बरवक्त कैसे पकड़ा जाए, इस बारे में कुछ बुनियादी मालूमात के लिए हम आज बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर फरहत जलील से, जो इस वक्त कराची से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि फैमिली हिस्ट्री का कितना ताल्लुक होता है ब्रेस्ट कैंसर से? बिकॉज आम तौर पर यही सोचा जाता है कि अगर ख़ानदान में पहले किसी को नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। इसकी हकीकत क्या है? कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही डॉक्टर साहिबा की। अच्छा डॉक्टर साहिबा मुझे तो सुन सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल मुश्किल की वजह से हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, तो एक तो हम यही जानना चाहते थे कि ब्रेस्ट कैंसर का फैमिली हिस्ट्री से कितना ताल्लुक होता है। डॉक्टर साहिबा की चूँकि आवाज़ हमें नहीं आ रही, तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये बात है कि ये सोच दुरुस्त नहीं है कि अगर फैमिली में पहले किसी को नहीं हुआ तो फिर आपको भी नहीं होगा। यहाँ पे अमेरिका में तहकीक ने यही जाहिर किया है कि किसी भी खातून को ये हो सकता है। हाँ, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है तो उस वजह से ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी एक अहम बात यह है कि स्क्रीनिंग किस उम्र में करवाई जाए। तो स्क्रीनिंग के बारे में कम से कम अमेरिका में जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो ये है कि 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन को मुस्तकिल 50 से 75 साल की उम्र के दौरान करवाते रहना चाहिए। और इस वक्त लेकिन 50 साल से पहले जो है उसमें डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि क्या आपको ज़रूरत है स्क्रीनिंग की या नहीं। लग रहा है इस वक्त कि डॉक्टर साहिबा से हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो गया है। डॉक्टर साहिबा, तो अगर आप यहाँ पे ये हमें बता सकें कि क्या ब्रेस्ट कैंसर हमेशा रसौली की शक्ल में ही सामने आता है या किसी और तरह से भी ये लाहक हो सकता है? मेरे ख्याल में मसला जो है वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका में जो तहकीक सामने आई है उससे ये भी पता लगा है कि सिर्फ रसौली की शक्ल में ही सामने नहीं आता और भी फॉर्म्स में ये स्कैन्स में शो हो सकता है। इसलिए सिर्फ
उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए जिस वक्त आपको रसौली महसूस हो। उसके अलावा भी डॉक्टर के साथ आप इस बारे में अपनी स्क्रीनिंग्स से मुतल्लिक मालूमात हासिल करते रहिए। और जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका में गाइडलाइन यही है कि 50 साल के बाद मुसलसल हर साल स्क्रीनिंग कराई जाए 75 साल की उम्र तक। उससे पहले डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री को देख के आपको बेहतर तरह से गाइड कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ऐसा मर्ज़ है जो मौत की वजह बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वजह बने भी। इसका इलाज मुमकिन है। तशख़ीस के लिए पहला कदम होती है स्क्रीनिंग। और स्कॉटलैंड की एक खातून की आज कहानी हम आपको बताएंगे जिन्हें अपने जिस्म में कैंसर किसी क्लिनिक में नहीं बल्कि एक अजायब घर में नजर आया। 41 साल बरतानवी खातून बैल गिल स्कॉटलैंड के कैमरा ऑब्सक्यूरा एंड वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स म्यूजियम की सैर कर रही थीं जब वहाँ के थर्मल कैमरे में उनकी तस्वीर उतरी और उन्हें अपनी छाती में एक हॉट स्पॉट नजर आया जो किसी और की तस्वीर में नहीं था। घर जाकर उन्होंने इंटरनेट पे मौजूद ब्रेस्ट कैंसर की तस्वीरों से अपनी तस्वीर को मिलाया और उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। स्क्रीनिंग से पता चला कि उनका कैंसर इब्तदाई मराहिल में है। इन दिनों वो तीसरी सर्जरी की तैयारी कर रही हैं और कोशिश उनकी यही है कि ये मर्ज़ दोबारा वापस ना आ सके। गिल कहती हैं कि वो म्यूज़ियम की बहुत शुक्रगुजार हैं जिसके कैमरे ने उनकी जान बचाई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी खातून की कहानी जानते हैं या खुद एक ऐसी खातून है जो ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं या आपने इस मर्ज़ को शिकस्त दी है तो हम आपकी कहानी भी ज़रूर जानना चाहेंगे। आप इसके लिए आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। और अब मौजू को थोड़ा सा बदलते हैं। अगरचे हम आज के शो में इलाज की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी मर्ज़ हो। अमेरिका में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर इलाज कराना इंतहाई महंगा काम है। रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स की एक तंजीम इब्न सीना फाउंडेशन हर साल ऐसे हज़ारों अफराद का मुफ्त इलाज करती है जो खुद इसकी इस्तात नहीं रखते। नदीम याकूब बता रहे हैं कि मुसलमान डॉक्टरों की ये तंजीम मज़हब और नस्ल पर किस तरह इंसानियत को तरजीह दे रही है। My name is Maisa. मायसा कुछ अर्सा पहले तुर्कमेनिस्तान से ह्यूस्टन आई हैं। उन्हें ज़चगी से मुतालिक किसी तिब्बी माहिर से मशवरा करना है। मायसा के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं और अमेरिका में इंश्योरेंस के बगैर तिब्बी सहूलतों तक रसाई बहुत मुश्किल होती है। अगर ये गायनेकोलॉजिस्ट के ऑफिस जाते हैं, उनके जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो दूसरे स्पेशलिस्ट जाते हैं तो $200 फर्स्ट विजिट, और यहाँ पेशेंट को जिस तरह से देखते हैं इंश्योरेंस जिनका नहीं है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। मेरे पास डेंटल इंश्योरेंस नहीं है और मुझे दांतों का कुछ काम करवाना था। मुझे कई लोगों ने यहाँ आने का मशवरा दिया। इब्न सीना फाउंडेशन मायसा और चाओ एलन वॉल्टर्स जैसे हजारों जरूरतमंद अफराद को मुफ्त तिबी सहूलतें फराहम करती है। टुडे अल्लाह के फजल से वी आर द 4th लार्जेस्ट। आज हम ह्यूस्टन और हैरिस काउंटी में मेडिकल सर्विसेज फराहम करने वाला चौथा बड़ा इदारा हैं। शहर, काउंटी और रियासती हुकूमतें हमारी खिदमात को तस्लीम करते हैं। शुरू में इब्न सीना फाउंडेशन जनूबी एशिया से नए आने वाले मुसलमानों को हेल्थ केयर फराहम करती थी, मगर अब इसके 75% मरीज हर किस्म के नस्ली और मजहबी ग्रोहों से ताल्लुक रखते हैं। बेसिकली इस वक्त अगर देखा जाए तो इक्वल होगा कि भाई 25% स्पैनिक है, 25% अफ्रीकन अमेरिकन हैं और 25% आई वुड थिंक हमारे जो से चाइनीज़, वियतनामीज़ उस किस्म के लोग आते हैं। तो 75% इज़ दी रियली आई वुड से कि माइनॉरिटीज़ जो आती हैं। मैं अपने लिए और अपने खानदान के लिए डॉक्टर और डेंटिस्ट की खिदमत के लिए यहाँ आई हूँ और इनकी फीस बहुत मुनासिब है। फाउंडेशन के चेयरमैन नसरुद्दीन रूपानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनकी तंजीम ह्यूस्टन और इसके गिरदोनवा में 5 मुकामात पर क्लिनिक्स चला रही है और तमाम प्रोफेशनल स्टाफ को मुआवजे पर रखा जाता है। द डॉक्टर्स, स्टाफ, एवरीवन इज पेड एक्सेप्ट जो हमारी बोर्ड है वो वॉलंटियरी है। हमारी जो डाइवर्स कम्युनिटी आती है तो डाइवर्स कम्युनिटी को कभी ट्रांसलेट करने के लिए हमने हर कम्युनिटी से हमारे स्टाफ को रखा है। इदारे के चेयरमैन ने बताया कि वो जल्द अपनी क्लिनिक्स में ज़हनी अमराज का शोबा मुतारिफ करा रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, ह्यूस्टन।
اور ندیم اپنا ہیوسٹن کا ٹرپ کمپلیٹ کر کے اب ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ندیم، ایک ایسی ایفرٹ ہے جو کم از کم یہ امپریشن دیتی ہے کہ جو کمیونٹی رہ رہی ہے مسلمان کمیونٹی امریکہ میں، وہ بغیر نسل یا مذہب کی فکر کیے لوگوں کی مدد کر رہی ہے. اب یہ بتائیں، ہیوسٹن ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں. جو مسلمان کمیونٹی ہے کس حد تک سماجی دھارے کا حصہ ہے اس شہر میں؟ بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ وہاں پہ مسلمان کمیونٹی تو جیسے آپ نے کہا ایک بڑی تعداد ہیوسٹن میں موجود ہے، لیکن جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، وہ بھی بہت متحرک ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 سے 60 ہزار پاکستانی امریکنز ہیوسٹن میں ہیں. اسی لیے وہاں پہ چیریٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں، مذہبی آرگنائزیشنز بھی ہیں، پروفیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور جو سب سے بڑی جو تنظیم ہے وہ ہے پاکستانی امریکن ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن. اس میں بہت سے پاکستانی بہت متحرک ہے، ایکٹیو ہے. ان کے انڈر امریکہ میں شاید کہیں اور اس طرح کا پاکستان سینٹر نہیں ہے جو ہیوسٹن میں ہے، تو بہت سی ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی ہیں. مطلب وہ ایک ہب ہے جو پاکستانی کمیونٹی کا ہے. اس کے علاوہ ابن سینا فاؤنڈیشن جیسے ہم نے بتایا، ان کے کلینکس ہیں وہ رن کرتے ہیں. پھر اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن ہے، ان کے انڈر جو ہیں وہ تقریباً 20 مساجد اور اسلامک سینٹرز آتے ہیں. اس میں پاکستانی کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے ان سارے اس میں. تو مطلب بہت ایکٹیو مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی بہت آرگنائز، پولیٹیکلی بہت ایکٹیو. اسی وجہ سے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی وجہ سے آپ امیجن کریں کہ انڈین کمیونٹی جو تھی انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو وہاں بلایا، اتنا بڑا ایونٹ کیا، اس لیے کہ وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں پاکستانی کمیونٹی اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہی جو ہم اپنے شو میں بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ امریکہ میں جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے وہ کتنا اہم حصہ ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی کا. اور اس میں آپ نے دکھایا بھی آج کہ کس طرح پاکستانی جو ہے جنوبی ایشیائی جو ہیں وہ امریکہ کی تعمیر و ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کریں. بتائیں، ایک انٹرسٹنگ سٹوری تو ہم نے دیکھی، اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آگے فیوچر میں چل کے؟ ایک تو جیسے میں نے بتایا پاکستانی امریکن ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن ہے، پاکستان سینٹر رن کرے. ہم نے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت ہارون شیخ، ان سے بات کی ہے، ان کے انٹرویو پہ بیسڈ ایک سٹوری ہے. اس کے علاوہ وہاں پر پاکستانی سکسیسفل بزنس مین ایک رہے ہیں، غلام بامبے والا. ایک زمانے میں امریکہ میں ان کے 60 ریسٹورینٹس تھے. اب وہ اس ایج میں ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ ہیں. ان سے ہم نے گفتگو کی، ریگز ٹو ریچز سٹوری بہت انٹرسٹنگ، وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ پاکستان کی بہت مشہور ناولسٹ بیپسی سدوا ہیوسٹن میں ہوتی ہیں. ہم نے ان سے انٹرویو کیا. بگ فین آف ہرز. تو وہ ایک ایسی سٹوری جس کا مجھے بھی انتظار رہے گا. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ ندیم فار لیٹنگ اس نو کہ اور کون کون سی اچھی سٹوریز ہمارے شو میں آپ دیکھنے والے ہیں. چلیں ادھر آ جائیں، ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. جنگل نہ ہو تو جانور کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن کیلیفورنیا کے قریب بحر الکاہل میں سی ارچن نامی سمندری جانور کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے 10 سال سے کم عرصے میں بھی سمندری پودے کیلپ کے گھنے جنگلوں کا 90% صفایا کر دیا ہے. اور ریاست کو $44 ملین ماہانہ کی شیل فش اور ٹورزم انڈسٹری بند کرنی پڑ گئی. سی ارچنز کی آبادی میں دھماکے دار اضافے کی وجہ ہے ماحولیاتی تبدیلی، جس سے سمندر کا درجہ حرارت بڑھ گیا اور جو اس جانور کی افزائش کے لیے موضوع ہے. کیلیفورنیا کے شمال میں واقع ریاست اوریگن میں تو سی ارچنز کی آبادی میں 5 سالوں کے دوران 10,000 گنا اضافہ ہوا ہے. لیکن سی ارچنز بھی کب تک خیر مناتے؟ اب غوطہ خوروں کے ذریعے انہیں جمع کیا جا رہا ہے اور جب یہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو انہیں مارکیٹس اور ریسٹورنٹس کو بیچ دیا جاتا ہے، جہاں پھر انہیں مزیدار ڈشز میں استعمال کیا جا رہا ہے.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ کہتے ہیں ہیرا خاتون کا بہترین دوست ہوتا ہے۔ آج کے شو کے آخر میں چلتے ہیں جنوبی افریقہ، جہاں کے ہیرے دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن خواتین کے اس من پسند قیمتی پتھر کے کاروبار پہ مردوں کی اجارہ داری ہے۔ جنوبی افریقہ میں اب 2 بہنیں اس شعبے میں خواتین کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں، ڈائمنڈ پالشنگ کے ہنر کو فروغ دے کے۔ عالمی مارکیٹ میں ڈائمنڈز کے بزنس میں گراوٹ کے باوجود ان بہنوں کا کاروبار کیوں چمک رہا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیرو سے لگاؤ کی وجہ سے جنوبی افریقہ کی 2 بہنوں موزوبودی جو متولی اور کموچو رامادیبا نے اپنے بینکنگ اور ماہرین چشم کے کریئرز چھوڑ دیے۔ 2008 میں ہیروں کا تخمینہ لگانے کی مہارت میں کوالیفائی کرنے کے بعد انہوں نے ہیروں کی کٹنگ اور پالشنگ کی ایک دکان کھولی، جو جنوبی افریقہ میں بہنوں کی جانب سے کھولی گئی ایسی پہلی دکان تھی۔ ایک خاتون کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی ایک ایسی صنعت رہی ہے جہاں مردوں کا غلبہ ہے۔ لیکن چیلنجز کو مواقعوں کے طور پر دیکھتے ہوئے ان بہنوں نے ڈائمنڈ کی صنعت میں قدم رکھا۔ یہ صرف جنوبی افریقہ میں کان کنی کرنے والی کمپنیوں سے مصدقہ پتھر خریدتی ہیں۔ قوامی ڈائمنڈز نے لوگوں کو انفرادی پسند کے مطابق ہیروں کی تراش خراش کے کام میں اپنی خاص جگہ بنائی۔ اگر آپ اس قسم کا ڈائمنڈ پالش کر سکتے ہیں تو پھر آپ بہترین میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہترین میں سے ایک ہیں۔ ماتولی اور رامادیبا ڈائمنڈ کی صنعت میں خواتین کو کام دے کر اور انہیں ہنر سکھا کر اس شعبے میں با اختیار بھی بناتی ہیں۔ اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈائمنڈ کٹر ہوں، میں فینسی کٹ کی ماہر ہوں۔ عالمی سطح پر پالش شدہ ڈائمنڈ میں منافع کی گنجائش اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ جنوبی افریقہ کی صنعت میں 25 سال پہلے 4500 پالشرز کام کرتے تھے، آج ان کی تعداد کم ہو کر 250 رہ گئی ہے۔ لیکن ان بہنوں کی قوام ڈائمنڈ شاپ نہ صرف مارکیٹ میں بلکہ جدت کے لحاظ سے بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ وہ ڈائمنڈ کی صنعت کی طرف مختلف نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، روایتی طرز سے ہٹ کر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی کی جانب بڑھنے کے تمام گر جانتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی ڈائمنڈ کی صنعت کو خوف ہے کہ جاب مارکیٹ نہ ہونے سے ہنر مند افراد کے لیے روزگار ناکافی ہوں گے، لیکن ماتولی کو نہیں۔ ہاں، یہ بزنس اب کم ہو رہا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ہم اس میں اضافہ کریں۔ یہ 2 بہنیں یہ ثابت کرنے کے لیے پرعزم ہیں کہ ہیرا نہ صرف ایک لڑکی کا بہترین دوست ہے بلکہ ایک ایسی صنعت بھی ہے جہاں خواتین جگمگا سکتی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ ہیروں کی طرح کامیابی بھی ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ facebook.com/view اردو کے پیج پہ آئیے اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اس پروگرام میں آپ کن موضوعات پہ تفصیلی رپورٹس اور گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa، انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی اور ہم اپنے انسٹاگرام پہ آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں۔ پھر بس اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی ایک اچھی سی تصویر اور ہم سے بھی شیئر کیجیے #UrduVOA کے ساتھ۔ اب سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔